हेलो एवरीवन, मैं हूं गिरीश कुमार साहू, फैकल्टी पाथ आईएएस एकेडमी, और आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी मेंस की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम इस चैनल के माध्यम से, इस पाथ आईएएस एकेडमी के माध्यम से आप तक बहुत ही बेहतर प्रयास लेकर के आए हैं। वो बेहतर प्रयास है जिसको हमने यहाँ पर मेंस की प्रैक्टिस सेशन का नाम दिया है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज, पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस हमने नए बनाए हैं और उसके आंसर राइटिंग पर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा पूरा सेशन। तो अगर आप इस बार मेंस दे रहे हैं या फिर आप भविष्य में मेंस की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जरूर इस वीडियो को एक पूरी सीटिंग में कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा। ओके, आज किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जो कि पेपर 6 भाग 3 का हिस्सा है। ये जो टॉपिक है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि प्रश्न तो बिल्कुल यहां से आने ही हैं, क्योंकि पूरा एक पेपर का एक पूरा पार्ट 3 छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य पर आता है, जिसमें प्रमुख रूप से यदि आप देखेंगे तो इसमें जनजाति परिदृश्य आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइबल्स, और दूसरा हमको दिखाई पड़ता है छत्तीसगढ़ का कल्चर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक संस्कृति और जनजाति संस्कृति, ये दोनों ही इसमें शामिल है। ओके, देखेंगे कि इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रश्न आते रहे हैं, जिसके आधार पर नए प्रश्न क्या बन सकते हैं और इसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। तो देखें कि इस पूरे सेशन में प्रमुख रूप से हमें कंटेंट पर नहीं जाना है। हम कंटेंट यहाँ पर प्रमुख रूप से देने की बात नहीं कर रहे हैं, कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा इस सेशन में, लेकिन हम इस पैटर्न पर डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग में इस तरह के प्रश्नों पर या इस टॉपिक पर किस तरीके से हमें उत्तर लिखना चाहिए, हमारा सिनॉप्सिस क्या होना चाहिए, प्रमुख किन बिंदुओं के आधार पर, जो 2 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के हैं, इनके उत्तर हम दे पाएं। ओके, तो उसी चीज को समझते चलिएगा। तो पेपर और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और एक पूरी सीटिंग में एक पूरे इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि भाई इसके पहले छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कम से कम 5 से 6 वीडियोस आ चुकी हैं। तो भैया अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लो, इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं इस सेशन में क्या आगे धमाकेदार होने वाला है। देखें कि पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, और वो जो पहला प्रश्न है वो है भाषा समूह के आधार पर जनजातियों के वर्गीकरण को समझाइए। ओके, तो ये जो जनजाति से संबंधित प्रश्न यहां पर आ रहा है, वर्गीकरण बताना है। वर्गीकरण कितने मार्क्स का है? तो 2 मार्क्स का यहां पर आ रहा है। ओके, है ना। अब ये जो 2 मार्क्स का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि भाई एकदम टू द पॉइंट आंसर करना है, जो पूछा है बता दो। ओके, यहां पर कोई पृष्ठभूमि बनाने की जरूरत नहीं है, या कुछ निष्कर्ष वाला कोई चैप्टर नहीं है, कोई पैराग्राफ वाइज नहीं है, इस तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं, जो पूछा है बता दीजिए। तो भाषा समूह के आधार पर आपको जनजाति का वर्गीकरण लिखना है। तो भाषा समूह कौन कौन से हैं? तो 3 भाषा समूह है, आर्य भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह और मुंडा भाषा समूह। अब उसके आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण बताना है। तो कौन कौन से जनजातियां किस भाषा समूह के अंतर्गत, यानी कि किस लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंतर्गत रखी गई हैं, ये यहां पर आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि वो समूह का नाम बताइए और उसमें अंतर्गत आने वाले जनजातियों के नाम आपको बताने ही होंगे, तब ये कंप्लीट आंसर यहां पर बनता है। क्लियर इतनी बातें? चलिए, इसके अलावा यहां पर एक जो चीज करी जा सकती है, अगर आप कुछ और बेहतर करना चाहते हैं और ज्यादा कुछ कंटेंट देना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में कि आप क्षेत्र बता सकते हैं, है ना। क्षेत्र का मतलब ये कि ये जो आर्य भाषा समूह है वो कौन से क्षेत्र में है, द्रविड़ भाषा समूह कौन से क्षेत्र में आता है, या मुंडा भाषा समूह ये कौन से क्षेत्र में आता है, यानी कि छत्तीसगढ़ के मध्य में या उत्तर में या दक्षिण में। इस तरीके से थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, लाइक यहीं पे ब्रैकेट बना करके आप लिख सकते हैं, अगर आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं तो। ओके, अदरवाइज वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो नहीं देंगे तो भी चलेगा। ओके, जो पूछा है वो तो आपने बता ही दिया, है ना।
ये आपका इंग्लिश कंटेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, और यहां से देख लीजिए कि किस तरीके से हमने ये आंसर किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। धूमकुरिया के सदस्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ओके, देखिए छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं 2 मार्क्स के, उसके बाद फिर 4 मार्क्स में जाएंगे, 8 मार्क्स में भी जाएंगे और बड़े प्रश्नों में जाएंगे। ओके, तो यहां पर फिर से वही कहूंगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि आप बस जितना कंटेंट आपको देना है आप उतना दे दीजिए। ओके, तो 3 आयु वर्ग में बांटा गया है इन 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स दिस धूमकुरिया इज डिवाइडेड। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ द एज। ओके, तो क्या क्या है, तो अंडर 13 ईयर्स ये आपका पूना जोरावर है, देन 13 to 18 ईयर्स में आपका मजथुरिया जोरावर है, और फिर आपका धांगड़ जो कि मेंबर्स एबव 18 ईयर्स वाले। ओके, तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंटेंट आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है, ठीक है, लेकिन भाई कम नहीं है, हमको कंटेंट पूरा देने पर आपको जोर देना है, ना कि बहुत सारा लिखने पर। दोनों चीजों में अंतर है। ओके, मतलब ये कि जितना पूछा गया है उतना आंसर आपने कर दिया है। अब भले ही वो चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि आपका 4 लाइंस में ये आता है, ठीक है, तो 4 लाइंस में नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 लाइन में ही कंप्लीट हो गया आंसर, तो फिर क्या करें। ओके, जितना पूछा गया बस उतना जवाब दे दो। ओके, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लिखना कि भाई स्पेस खाली है तो कुछ और भी डिटेल दे दूं क्या। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपको समय भी यहां पे बचाना है, ताकि जितना समय यहां कम लगेगा अगले प्रश्न में उतना ही आप दे पाएंगे समय। ओके, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे तो कोई मतलब तो है नहीं उसका, क्लियर है, यानी कि केवल आपका समय ही जाएगा उसमें, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने से बचिए। क्लियर, जब रिक्वायरमेंट हो तब देना है। ओके, अगला प्रश्न फिर से 2 मार्क्स का आ रहा है। जनजातीय समाज के 4 देवियों एवं देवताओं के नाम लिखिए। एक पैटर्न आपको सामने दिख रहा है, ये कंटेंट भी आपको दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एक दूसरा पैटर्न ये आपका बन सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 4 लाइनें होती हैं, है ना, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो लाइक दिस। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं कि आप यहां पर देव के नाम लिख दिए, तो देव के नाम आप लिखेंगे तो ये जो है आपका मैक्सिमम ये आपका 2 लाइन में तो आ ही जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये देवियों के नाम लिख देंगे तो फिर यहां पर फिर से 2 लाइन में आ जाएगा, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर अगर कॉलम बना के लिखते हैं तो भी चल जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए, तो 2 तरीके हैं इसको लिखने के, आप इसको लिख सकते हैं और बिल्कुल पॉइंट वाइज आप लिख देंगे, छोड़ देंगे तो भी चलेगा, मतलब एकदम से आपको और डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि केवल नाम लिखिए, तो आप केवल नाम लिख करके ही छोड़ दीजिए। ओके, केवल नाम लिख करके छोड़ दीजिए, है ना, मतलब ये नहीं कि लाइक ठाकुर देव है तो किस जनजाति के देवता हैं, बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता हैं, इस तरीके से और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यही प्रश्न जो है ये आपका 4 मार्क्स में आता, ठीक है, तो 4 मार्क्स में आता, तब हम उन चीजों पर जाते कि ये देव हैं और ये जो है पर्टिकुलर इस जनजाति में इनकी पूजा होती है, या ये इस जनजाति में जो है प्रमुख रूप से इस देवी को पूजा जाता है, ऐसा हम लोग उसमें ऐड करते कंटेंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 4। जनजातियों में पेय पदार्थ का क्या महत्व है? जनजातियों में प्रचलित पेय पदार्थों का उल्लेख करें। ठीक है, ये आपका 4 मार्क्स में आ रहा है। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेवरेजेस अमंग द ट्राइब्स एंड मेंशन द बेवरेजेस प्रिवेलेंट अमंग द ट्राइब्स। ओके, उनके नाम भी लिखने हैं कि कौन कौन से बेवरेजेस हैं, और दूसरा उनके इंपॉर्टेंस को भी बताना है। क्लियर है, तो 2 अलग अलग पैट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें आपको दिख रही है ना। तो आप थोड़ा सा बताइए बेवरेजेस के बारे में कि भाई ये जो बेवरेजेस है या पेय पदार्थ हैं, इसको ये जो जनजाति के लोग हैं ये खुद बनाते हैं, ये उत्पाद स्वयं बनाए जाते हैं। ठीक है, और पेय पदार्थों को कब यूज किया जाता है, ठीक है ना, कंज्यूम किया जाता है, तो उसमें बताइए कि भाई त्योहार और आयोजन पर इसको कंज्यूम किया जाता है, पिया जाता है। ओके, इनके समाजों में पेय पदार्थों की भी जंगली उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, पेय पदार्थों का व्यवसाय भी करते हैं, थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस आप बता रहे हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी बता रहे हो। ठीक है, ये आपका फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन का भी एक आपने यहाँ पे इशू बता दिया, पॉइंट बता दिया। फिर विभिन्न जनजातियों में कौन कौन से पेय पदार्थ हैं वो आपने बता दिया कि क्रमशः सल्फी है, तो उसमें साथ में लिख भी दिए कि कौन सी जनजाति में वो आपका जो पेय पदार्थ है वो प्रचलन में है ना, तो मुड़िया या माड़िया। ओके, ताड़ी कहां पर, तो बैगा में। हांडिया कहां पर, तो पहाड़ी कोरबा में। ठीक है, ये हांडिया है ना। फिर छिंद रस, ये आपका माड़िया और अबुझ माड़िया में। पेज कहां पर, तो गोंड जनजाति में। कोसमा किस में, तो उराव जनजाति में। ओके, तो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। तो आपने क्या किया, देखिए कि ये पेय पदार्थ किससे बनते हैं,
कहां से ये बनाए जाते हैं, जंगलों से लेकर के बनाया जाता है, इस तरीके से आपने लिखा। इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपने बता दिया, इसका सोशल इंपॉर्टेंस भी आपने बता दिया कि त्योहार और आयोजन में इसको पिया जाता है, ओके, है ना, और साथ ही साथ उसके नाम भी आपने बता दिए। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो यहां पर हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि सोशल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ओके, लिख दोगे तो भी चलेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं कहूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, और डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए तो भी बन जाता है। क्लियर है इतनी बातें? ओके, तो मेन चीज पैटर्न को ये समझना था कि महत्व पूछ रहा है तो इसमें आर्थिक महत्व भी बता दिए, ठीक है, सामाजिक महत्व भी बता दिए, प्रमुख रूप से ये 2 महत्व हैं, ओके, तो ये दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देख लें जरा। ये इंग्लिश कंटेंट है, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आधार पर स्वयं से उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, जनजातीय समाज में वृक्षों के महत्व पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। ओके, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, विस्तृत टिप्पणी करना है, कमेंट इन डिटेल। ओके, तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले बताएंगे, तो उसके हिसाब से देखिए कि किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। लाइक आदिवासी संस्कृति में वृक्षों को माता पिता व देवता के समकक्ष माना जाता है, ओके, और इनके प्रति अगाध श्रद्धा और आदिवासी समुदाय देखने को मिलती है। इन वृक्षों को आदिवासियों द्वारा काटा नहीं जाता, ठीक है ना, और जिनके नाम क्या क्या हैं, तो वृक्षों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए, लाइक प्रमुख प्रमुख नाम बिल्कुल आपको लिखने को बनता ही है यहाँ पर, ठीक, और फिर उसमें ये बताइए कि चूंकि इसको माता पिता और देवता के रूप में तुल्य मानते हैं, मान के चलिए इक्विवेलेंट टू दी गॉड और डायटी, तो फिर वृक्षों में निवासरत प्रमुख देवी देवता कौन कौन से हैं वो भी आप बता दीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं कि देवी या देवता का नाम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, देवी या देवता में, और उसके निवासित वृक्ष, लाइक दंतेश्वरी माता है तो बांस और महुआ के तने में विराजमान है, या शीतला माता महुआ तने में माना जाता है कि उनमें उसमें निवास करती हैं। ओके, ऐसा ये कुछ प्रमुख नाम हमने लिख दिए दोनों तरीके से। क्लियर है? इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा साजा, महुआ, सेमल, अमल, तास, ये सब के नाम लिखे। आदि वृक्षों की भी बड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं, तो यहां पर हमने धार्मिक महत्व के तौर पे उसको जाना। ओके, प्रमुख रूप से उनकी आस्था का विषय रहा है, ठीक है, ये जो वृक्ष की महत्ता है वो। ओके, तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट आंसर हमारा बनता है। In tribal culture, trees are considered equivalent to parents and gods. Immense devotion towards them is seen in the tribal community and these trees are not cut by the tribals. Okay, फिर वेरियस आपने नेम्स बता दिए, लाइक सल्फी, बनाना, मुनगा, ओके, महुआ, गुआवा, ओके, नीम, ये सारे नाम आप इसमें देख सकते हैं, है ना। फिर देन आपका नेम ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस और द मेल डाइटी और द फीमेल डाइटी, ऐसा लिख सकते हैं। इनहैबिटेड ट्रीज कौन कौन से हैं वो आपने बता देना है, तो यहाँ पे नाम लिख लिए और यहाँ पे ट्रीज के नाम लिख लिए। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ में जनजाति समुदाय की सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख करें। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, ये आपको यहां पर बताना है। ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे आप आंसर करना चालू कर दो, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे कंटेंट हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको कोई बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर कर दो। और इस तरीके से सीधे सीधे बुलेट पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे बनाएं, चाहे ऐसे बनाएं, चाहे 1 2 3 कर दीजिए या फिर ABCD कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, उतना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, आपको कंटेंट पर फोकस करना है ना। तो इसमें जो है आपका जनजातीय समुदाय जो है आपका, ये समाज बहुत सरल है, उनका सौजन्य, आत्मनिर्भरता, कठोरता, परिश्रम करने की क्षमता, अनुशासन, अतिथि सत्कार, सामुदायिकता की भावना, ये प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमको शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये भी थोड़ा सा आप समझें, है ना, ताकि कम से कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा कह सकें। क्लियर है? ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। और एक्चुअल जो बोलना चाहिए कि प्रश्न की जो डिमांड है, जो एसेंस है ना, वो उससे बाहर नहीं जाना है आपको। ओके, उसमें ध्यान रखते हुए आप उसका उत्तर दीजिए।
जनजातीय समुदाय का विशेष नाम होता है ना, विशेष संस्कृति होती है, विशेष बोली या भाषा होती है, भौगोलिक अलगाव होता है, सुरक्षात्मक संगठन है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। इस तरीके से इसका आंसर करने का आप प्रयास करिएगा। ओके, देन आपका जनजातीय समाज का संगठन प्रजातांत्रिक समानता एवं परस्पर सह अस्तित्व पर आधारित होता है। ओके, तो चलिए मैं कंटेंट नहीं पढ़ूंगा भाई, है ना, अदरवाइज जस्ट लाइक आपको ऐसा लगेगा कि बस केवल पढ़ रहे हैं। ओके, हमको पैटर्न को समझना है, क्या क्या है वो समझना है, तो उस हिसाब से आप पैटर्न समझ गए होंगे कि इस प्रश्न पत्र में इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है ना। ये जनजाति की सामाजिक विशेषता लिखनी है तो उसका नाम, संस्कृति, समाज में क्या, समाज में रहने वाले लोग, समाज के रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका मनोरंजन का साधन, यही सब चीजें तो हम लिखते हैं, उनकी भाषा लिखते हैं। ओके, विवाह पद्धति क्या है, मृतक संस्कार क्या है, ठीक है, इस प्रकार से जो चीजें होती हैं, है ना, पूजा पाठ किसकी करते हैं, ये सब सामाजिक के अंतर्गत आ जाता है, उसी विशेष पद्धति के अंतर्गत आता है। ओके, तो वही आपको ध्यान में रखना है। समाज में जो वर्ग होते हैं उन वर्गों के बारे में कुछ पॉइंट लिखिए, लाइक महिला वर्ग है तो महिला वर्ग का क्या क्या, है ना, समाज कैसा है तो पितृसत्तात्मक है, स्त्रियों को कैसा अधिकार था तो समान अधिकार था, प्रतिष्ठा प्राप्त थे, विवाह वर्जित होता था, ठीक है, इस तरीके से चीजें यहां पर आपका जो है लिखना है। ओके, है ना, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक स्थिति का वर्णन करो, सामाजिक विशेषताओं के बारे में बताओ, तो उसमें प्रमुख रूप से समाज के वर्ग, उनकी विशेषता, उनके रहन सहन, पहनावा, खान पान, मनोरंजन के साधन और कुछ विशेष बातें जो उस सामाजिक रूप से केवल उसी चीज में पाई जाती हैं, वो हम लोग सब उसमें लिखते हैं। ओके, तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में यहां पर आपका लिखा हुआ है, एक बार फुल कंटेंट आप यहां पे देख लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, आप कंप्लीट आंसर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। चलिए, फिर आता है बसदेवा गीत क्या है, इसका महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, अब देखिए गीत के बारे में पूछ रहा है। ओके, अब गीत के बारे में पूछेगा तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि भाई गीत है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जो गीत है, जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग की क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। लाइक कोई विशेष समूह है, कोई विशेष वर्ग है जो उस गीत को गाता है ना, कोई जनजातीय समूह है तो जनजाति के बारे में लिखेंगे, कोई विशेष समूह है समाज का तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर उस गीत में प्रमुख उसका विषय क्या होता है, या किस विषय वस्तु पर वो गीत गाया जाता है, या उसमें कौन सी भावना निहित होती है। ओके, उसका थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये आप उसमें बताते हो। क्या उस गीत में क्या कोई विशेष वाद्य यंत्र वगैरह बजाया जाता है। ओके, है ना, किस प्रमुख बिंदुओं को इसमें ध्यान में रखा जाता है गीत गाते हुए। और ये भी आप बता सकते हैं कि उस गीत में क्या वो उसको पुरुष गाते हैं या केवल महिला गाती हैं, या फिर दोनों जो है इसको गा सकते हैं। ओके, ये इस प्रकार से इसके प्रश्न को जो है हम इसके उत्तर को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। ओके, तो बसदेवा गीत की बात हो रही है तो देखिए ये आपका बसदेवा जाति के लोगों का गीत है। ओके, तो एक हमने बता दिया ना कि ये कौन से वर्ग से जो है आता है। क्लियर। फिर हमने बताया कि भाई इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो चिकारा का प्रयोग होता है। ओके, ये सब विशेष बातें हैं और बिल्कुल आसानी से आप आंसर कर सकते हो, आपको फैक्ट याद होना चाहिए बस। ओके, और क्या करते हैं तो ये चिकारा बजाते हुए, गीत गाते हुए घर घर जाकर के क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। और इसमें आधार क्या है गीतों का, तो गीतों का आधार जो है वो आध्यात्मिकता है। तो अध्यात्म से संबंधित गीतों के आधार पर ये लोगों को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं, और ताकि वो खुश होकर के इनको क्या कर दे, भिक्षा जो है दे दे। ओके, तो ये होता है। और कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी यानी कि दार्शनिकता भी यहाँ पर फिलोसॉफिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक आत्मा एवं परमात्मा का विश्लेषण यहाँ पे हमको मिलता है। क्लियर थी बातें। इसके अलावा फिर हमने और जोड़ दिया क्या कि सामाजिक बातें विभिन्न रसों के माध्यम से इनके गीतों में देखी जा सकती हैं। लाइक सोशल इश्यूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ बसदेवा सॉन्ग। ओके, तो ये आपका जो है इस प्रकार से आंसर रहेगा। तो सिनॉप्सिस ध्यान में रखिएगा, कोई गीत पूछ रहा है तो क्या क्या उसमें हमको लिखना चाहिए। ओके, फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में, जो कि 8 नंबर का प्रश्न है। भोजली पर्व की विशेषताओं का उल्लेख करें। भोजली पर्व भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा अर्थात रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। भाई देखो, एक त्योहार के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे अभी गीत के बारे में पूछा तो क्या लिखना चाहिए वो हमने पढ़ा, तो वैसे ही एक पर्व या त्योहार के बारे में पूछ रहा है तो क्या क्या आपके पास पॉइंट होना चाहिए। वो एक पर्व है। ओके, तो कब उसका आयोजन होता है, व्हेन दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ओके,
तो आयोजन की तिथि क्या होती है, तो तिथि में लाइक ये होता है कि आप जो है ये बताते हैं कि वो कौन से टाइम पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें आप प्रमुख रूप से हिंदू महीने के आधार पर बताइए कि कौन सी तिथि को कौन से मंथ में, भादो है, सावन है, आषाढ़ है, कौन से माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो वो आप इसमें बताएंगे। उसके बाद फिर क्या वो आयोजन जो है वो किसी विशेष कहना चाहिए कि ओकेशन में किया जाता है ना, या किसी पर्टिकुलर बोलना चाहिए कि ऋतु में, है ना, या किसी विशेष दिन में उसके महत्ता के आधार पर उसको मनाया जाता है, वो आप उसमें बताएंगे। फिर उसकी विशेषता बताइए। विशेषता कहने का मतलब ये कि वो पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है, कौन से लोगों के द्वारा, कौन से वर्ग के द्वारा उसको मनाया जाता है, उस विशेष पर्व में क्या क्या किया जाता है, ओके, है ना, किस मतलब कि पर्व किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके तथ्यों को आप ध्यान में रखते हुए पूरा वर्णन करते हैं। फिर उसमें आप चूंकि विशेषताओं का उल्लेख करिए बोला है, तो उसके महत्व को भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्या विशेष महत्व है जिसको ध्यान रखते हुए ये किया जाता है। ठीक है, तो लाइक जैसे एक यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो भोजली पर्व भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा अर्थात रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। ओके, ये आपने बता दिया। फिर इसकी विशेषताएं पूछा हुआ है, इसलिए सीधा विशेषताओं में आ गए कि भाई ये नाग पंचमी सावन शुक्ल पंचमी के दिन क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में टोकनी में खाद, मिट्टी और राख डाल करके उसमें धान, गेहूं, जौ और उड़द बोया जाता है। ओके, फिर क्या करते हैं, तो सावन पूर्णिमा आते तक क्या होता है, उसमें 4 से 6 इंच के पौधे निकल आते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भोजली कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो भोजली है उसके बारे में एक और पॉइंट है कि अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक भुजरिया, है ना, फुलरिया, धुधिया, धैगा और जवारा। जवारा तो यही कह लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये अलग अलग एक नाम है, अलग अलग पर्व के आधार पर ये नाम है। ओके, फिर श्रावण मास में जब प्रकृति अपने हरे परिधान में चारों ओर हरियाली बिखेरने लगती है, देखिए कितना सुंदर तरीके से वर्णन हो रहा है। ओके, तब खेतों में बीज बोने के बाद प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने और अच्छी फसल की कामना हेतु यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि हमेशा आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आम बोलचाल की भाषा में ही आप लिखते होंगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये जैसा लिखा है तो थोड़ा सा लाइक किताबी टाइप से हो गया, या एक वर्णन क्योंकि हमको करने के लिए बोला है, उल्लेख करने के लिए बोला है, तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं। एक अलग अलग सब्जेक्ट या विषय के आधार पर कुछ शब्दावली होती है, उसको एडॉप्ट करने का प्रयास करिएगा। लाइक ये सामाजिक संस्कृति के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा उस तरीके से हम जा रहे हैं। कोई भूगोल होगी तो भूगोल की भाषा में हम जाएंगे, इतिहास होगा तो इतिहास की भाषा में जाएंगे, पॉलिटी होगा तो पॉलिटी की भाषा में बात करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक टेक्नोलॉजिकल टर्म्स होते हैं जिसको थोड़ा सा एडॉप्ट आपको करना ही चाहिए, अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग में आप बहुत अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आप आम बोलचाल के तरीके से ही आप लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन उसमें होता यह है ना कि लंबा चला जाता है, खींच जाता है वो। ठीक है, तो कम स्पेस में हमको ज्यादा लिखना है तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर है कि किस तरीके से वर्णन आप कर पा रहे हैं। ओके, और धीरे मतलब कि लाइक ऐसा होता है ना कि ये आपका जो है थोड़ा सा लाइक समय के साथ आएगा, जितना लिखते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, उसके आधार पर ये चीजें हो पाएंगी। ओके, क्लियर है ये? तो चलिए ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर देखें, भोजली अर्थात भूमि में जल हो। भोजली नई फसल का प्रतीक होती है। ठीक है ना, और महिलाएं अच्छी वर्षा और भरपूर भंडार देने वाली फसल की कामना करते हुए फसल के प्रतीकात्मक के रूप में भोजली का आयोजन करती हैं। तो इस प्रकार से आपने इसका महत्व बता दिया, किस वर्ग के द्वारा की जा रही हैं ये भी आपने यहां पर क्या कर दिया, बता दिया। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर देखिए, रक्षाबंधन की पूजा में भोजली देवी की भी पूजा की जाती है, तो चलिए वो भी आपने बता दिया, क्योंकि वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही चालू होता है, तो ये भी आपका हो जाता है कि भोजली की भी पूजा करते हैं। ओके, और भाई को धान के कुछ हरे पौधे जो हैं वो दिए जाते हैं, है ना। फिर आपका क्या, कुंवारी कन्याएं स्थानीय नदी और तालाब में सामूहिक रूप से इसको क्या करती हैं, भोजली को विसर्जित करती हैं। ओके, और जिसको हम भोजली विसर्जन करना या ठंडा करना कह देते हैं आम बोलचाल में। भोजली का एक और महत्व है, इसको मित्रता का पर्व भी कहा जाता है। लोग ये जो भोजली है उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के कान में खोंच करके, छत्तीसगढ़िया में अगर बोलो तो खोंच देते एक दूसरे के कान में, और ओखर बात थी मन है क्या बद थे, मितानी बद थे, मतलब कि मित्रता निभाने का एक तरीका है, और ये मित्रता का एक पर्व है जिसको छत्तीसगढ़ में हम लोग मितान कहते हैं। ओके, तो ये भोजली का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर रहेगी?
चलिए, तो ये भोजली का हमने क्या कर लिया, डिस्क्रिप्शन यहां पर देख लिया। ओके, ये आपका इंग्लिश में भी वही सेम कंटेंट है, किस तरीके से लिखना है वो बस समझना है आपको, बाकी लैंग्वेज का क्या है वो तो आपको आसानी से आप लिख सकते हैं, कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इस तरीके से आप इसको करिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हमने डिस्कशन किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहां पर हम लोगों ने जो है आपका सामाजिक परिदृश्य जिसमें जनजाति संस्कृति और आपका जो है जो लोक संस्कृति कहना चाहिए, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, इसके बारे में हमने बात की। ये मेंस आंसर राइटिंग का जो सेशन अभी पूरा चल रहा है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम यूट्यूब चैनल पर ये सारे सेशंस लेकर के आ रहे हैं, ये जरूर आपको देखना ही चाहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेंस के कुछ और टॉपिक्स हों जिस पर हम इस तरीके से क्वेश्चन आंसर लेकर के उसको प्रैक्टिस करें, डिस्कशन करें कि कैसे उसका उत्तर लिखें, तो आप अपना प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक भी देख सकते हैं, बाकी अदर जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। फिर एक अच्छे सेशन के साथ इस YouTube चैनल पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लिखते रहिए, लिखते रहिए और लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।